वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा एक स्टोरी बहुत ही शानदार स्टोरी जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काली एंड द रेड स्नैक ये स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसको हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट जो है मैं आपको कवर करने का प्रयास करूँगा इस स्टोरी के। तो आप देख लें, काली एंड द रेड स्नैक जो है ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। काली एंड द रेड स्नैक। देखिए, इस स्टोरी को जे.वाई. टिकर ने लिखा। जे.वाई. टिकर जो राइटर हैं उन्होंने लिखी है काली एंड द रेड स्नैक ये स्टोरी। देखिए, स्टोरी को हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे ना। देखिए, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड काली। ये जो स्टोरी है काली एंड द रेड स्नैक, एक लड़के की कहानी है जिसका नाम काली है। एक लड़का की कहानी है, उस लड़के का नाम है काली, उसी पे ये कहानी पूरी तरह से बेस्ड है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एरोला ट्राइब ऑफ थिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये आखिर क्यों जिक्र हुआ है इस स्टोरी में। देखो, ये कहानी चूँकि इसी एरोला ट्राइब के बारे में है, जो थिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु का एक ज़िला है थिरुवल्लुवर, वहाँ के एक ट्राइब है। ट्राइब का मतलब होता है एक समुदाय, जिस समुदाय में लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो एरोला ट्राइब भी है, एक समुदाय है जिसमें लोग रहते हैं, तो उसका जिक्र इस स्टोरी में किया गया है। और ये काली जो है ना, इसी ट्राइब से बिलोंग करता है, इसी ट्राइब से वो है, एरोला ट्राइब से है ये काली, और इसकी पूरी फैमिली है ना। तो एरोला ट्राइब से जो थिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ की ये स्टोरी है। अब एरोला पीपल क्या करता है, एरोला पीपल जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है फॉर स्नैक कैचिंग। एरोला ट्राइब के लोग जो है ना वो सांप को पकड़ते हैं, यानी उनका पैसा जो है, उनका रोजी रोटी जो है सांप को पकड़ना और उसे बेचना। जैसे पॉइजनस स्नैक होते हैं, जहरीले सांप, उसको पकड़ते हैं और उसे जो है बेचते हैं, है ना। तो ये एरोला ट्राइब के लोगों की जो पैसा है वो ये है। फिर हम लोग देखते हैं आगे, पॉइजनस स्नैक कॉस्ट 150 पर स्नैक। देखो, ये इसलिए फेमस है क्योंकि एरोला ट्राइब के लोगों की जो पेशा है वो सांप को पकड़ना है, और सांप पकड़ करके उसको जो बेचते हैं और उससे जो पैसा होता है उससे उनका अपना जीवन यापन यानी भरण पोषण होता है अपने पूरे फैमिली का। तो काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहते हैं वो सांप पकड़ने में, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बूढ़े जो भी हैं। उस ट्राइब के लोग, उस समुदाय के लोग जो है सांप को पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो काली भी उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। उसके फादर और काली जो है सांप को पकड़ते हैं और उसे जो है जो भी पॉइजनस स्नैक होते हैं उसे वो बेचते हैं। हर एक पॉइजनस स्नैक का 150 रुपये मिलता है। देखें, हर एक पॉइजनस जो स्नैक होते हैं उसके 150 रुपये मिलता है, हर एक जहरीले सांप के 150 रुपये। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। उसके बाद क्या होता है कि काली का एडमिशन हो जाता है स्कूल में। देखो, काली का इंटरेस्ट तो है सांप पकड़ना, जिससे वो अपने फादर के साथ जाते हैं, सांप को पकड़ते हैं। लेकिन अब काली को जो है ना उसके फादर एडमिशन करा दिए हैं स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो काली को ज़्यादा पसंद नहीं है स्कूल जाना। एक्चुअली वो स्कूल जाने के क्रम में उसको लगता है ये आफत भरी चीज़ है स्कूल जाना, इससे बढ़िया तो मुझे अच्छा लगता है सांप को पकड़ना। लेकिन जब एडमिशन दिलाया गया है तो वो स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं, और कम से कम 2 महीने हो चुके हैं तब की ये स्टोरी बताई जा रही है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं उसे एडमिशन दिए हुए। फिर क्या होता है कि वो लगातार स्कूल आना जाना करने लगते हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जैसे स्कूल का पहला दिन होता है, तो पहला दिन में बहुत सारी चीज़ें जो है उसे सीखनी समझनी पड़ती है। जैसे स्कूल के जो क्लास होते हैं, क्लास में पहला दिन में जितने भी नए बच्चे आते हैं उनका 3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं उन लोगों को। जैसे अपना नाम, विलेज का नाम और फादर्स ऑक्यूपेशन, यानी अपना नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, और फादर का ऑक्यूपेशन यानी फादर का पेशा क्या है, फादर का जो काम धंधा है वो क्या है। तो जितने भी बच्चे वहाँ पे मौजूद रहते हैं सभी अपना अपने हिसाब से बताते हैं, जिनका जो नाम है, गांव का नाम है, और फादर का ऑक्यूपेशन, कोई बस ड्राइवर है, कोई बस कंडक्टर है, इत्यादि डिफरेंट चीज़ें जो है अपने बताते हैं जो उसके फादर करते हैं।
लेकिन जब काली की बारी आती है तो काली क्या करते हैं, वो बताते हैं कि मेरा नाम काली है और मैं थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट इरोला ट्राइब से हूँ और थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, और मेरे पिताजी जो है वो सांप पकड़ते हैं। तो इतना सुन करके क्लास में पूरी तरह से बच्चे जो आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, कानाफूसी करने लगते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उसे हे दृष्टि से देखा जाने लगता है पूरे क्लास में। उसे कोई दोस्ती नहीं करते हैं, काली से कोई दोस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि उसके पापा जो है वो सांप पकड़ते हैं। तो एक तरह से हेट वाली दृष्टिकोण यानी घृणा वाले दृष्टिकोण से वहाँ पे काली को देखा जाता है। लेकिन काली ने अपने सच्चाई बता दी कि मेरा नाम काली है, मैं त्रिवुलर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे पिताजी सांप पकड़ते हैं, स्नैक कैचर है। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं स्पेशल लंच टाइम। स्पेशल लंच टाइम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर में कि स्पेशल लंच टाइम जब स्कूल में टिफ़िन होते हैं तो सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं, कोई दीवार पे, कोई बैठने वाली जगह पर बैठते हैं और अपने अपने लंच को खाते हैं। कोई इडली लाते हैं, कोई समोसा लाते हैं, कोई चनाचूर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनके घर में देते हैं, वो सभी चीज़ें लाते हैं। लेकिन काली के लिए जो स्पेशल लंच होता है वो होता है फ्राइड टर्माइट्स। फ्राइड टर्माइट्स का मतलब होता है भूंजे हुए जो दीमक होते हैं वो, चूँकि उस ट्राइब के लोग वो चीज़ें खाते हैं, यानी भूंजे हुए दीमक जो है वो खाते हैं। तो काली को भी टिफ़िन में यही चीज़ मिलती है, भूंजे हुए दीमक यानी फ्राइड टर्माइट्स, जिसको वो लाते हैं और स्कूल में खाते हैं। तो वो एक्चुअली छुप छुप के खाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई मुझे देख न ले, चूँकि मैं फ्राइड टर्माइट्स लाया हूँ, तो इसलिए वो जो है ना छुप छुप के देखते हैं, छुप छुप करके खाते हैं। जब भी कोई आते हैं तो वो अपनी खाने वाली चीज़ को छुपा देते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सॉर्टिंग इन द क्लास फॉर रैट स्नैक। अब यहाँ पे एंट्री हो जाती है रैट स्नैक। ऊपर जब जो हेडिंग देख रहे हैं काली एंड द रैट स्नैक, काली के बारे में इतने डिस्कशन हमने किया। रैट स्नैक जो होते हैं वो चूहे खाने वाले सांप होते हैं, है ना। तो काली और चूहे खाने वाली सांप की कहानी है। और फिर अचानक जो है, जैसे लंच टाइम का जिक्र हमने किया, उसके बाद जो है कुछ समय बाद पूरे क्लास में शॉटिंग होने लगती है। शॉटिंग का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला खूब होने लगता है। इधर से उधर बच्चे जो है अस्त व्यस्त होने लगते हैं। आखिर क्या बात हुई भाई, सारी जगह ये जो खबर है निकल के आने लगती है कि भाई उस क्लास के बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। हुआ क्या था, एक्चुअली क्लास में एक रैट स्नैक जो है वो आ गया था। एक्चुअली उसका जो रूट था, रैट स्नैक का जो रूट था वो डाइवर्ट हो गया था। और वो जो है ना अच्छी तरह से सूंघ, रैट स्नैक का एक खूबी क्या है कि वो चीज़ों को सूंघ करके जाते हैं। तो यहाँ पे रैट स्नैक क्लास में इसलिए आ गया था क्योंकि उसे लगा था कि शायद यहाँ पे रैट मिल जाएगा, तो इस कारण से वो सांप जो है क्लास में पहुँच गया था। और ऊपर के जो बीम थे उसमें सांप जो है कॉइल कर गए थे। कॉइल का मतलब होता है लपेट देना अपने आप को, है ना। तो ये चीज़ देख करके पूरा स्कूल के जो बच्चे हैं और क्लास के बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। इवन जो टीचर थे उस क्लास में वो टेबल के नीचे छुप गए थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। डर के मारे सारे बच्चे इधर से उधर घबरा रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। फिर क्या होता है, काली कम्स इनटू द एक्शन एंड सेव्स ऑल द स्टूडेंट्स। देखो अब जो है ना काली की बारी आ जाती है। जैसे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल उसने बताया था कि मैं इरोला ट्राइब से हूँ, मेरी फैमिली जो है सांप पकड़ते हैं। अब काली को यहाँ एक्शन में आना था। क्यों आना था? क्योंकि सारे बच्चों की उसे हेल्प करनी थी, सारे बच्चों को बचानी थी। एक्चुअली रैट स्नैक ज़्यादा पॉइजनस होता नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अब काली एक्शन में आता है और उस सांप को अपने जो तरीके हैं सांप पकड़ने के, उससे वो पकड़ लेते हैं सांप को और उसे रख लेते हैं ना। और फिर उसको कहाँ दे देते हैं? वेंडलूर जू, जो कि चेन्नई में है। चेन्नई में उस सांप को पकड़ करके दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और उससे जो पैसे होते हैं अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें वो खरीदते हैं। इवन जितने भी इसके पहले सांप पकड़ते थे उसे, जैसे बच्चों के कपड़े, खाने का सामान इत्यादि सारी चीज़ें वो खरीद करके लाते थे। तो इस तरह से कहानी का एंड हो जाता है। शुरुआत में काली के कोई दोस्त नहीं हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इरोला ट्राइब से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब काली की इस तरह की एक्टिविटी होती है तो सारे बच्चे उसके फ्रेंड हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से उसके लिए क्लैपिंग होती है कि आपने एक ब्रेव काम किया है। तो इस तरह से कहानी का एंड होता है। काली जो है इस कहानी का, काली एंड द रैट स्नैक का, इसका हीरो है। जे वाइटेकर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ काली का वर्णन किया है और इरोला ट्राइब के लोगों का वर्णन किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
सो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी बताने जा रहा हूँ, द नेव फ्रेंड। द नेव फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसको जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए इस स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, सारी पॉइंट जो है इस चैप्टर के वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें, द नेव फ्रेंड्स जो है इसका हिंदी होता है नादान दोस्त। नादान दोस्त, और नादान का अर्थ होता है जो बहुत कुछ नहीं जानता है, जो मतलब चीज़ों को नहीं जानते हैं। देखो, द नेव फ्रेंड जो है ये तो इंग्लिश नाम, लेकिन नादान दोस्त ये प्रेमचंद की एक कहानी से लिया हुआ है। नेव फ्रेंड जो है प्रेमचंद के ही कहानी से लिया हुआ है। तो नादान दोस्त जो है प्रेमचंद की एक स्टोरी उन्होंने लिखी थी, उसी का ये पार्ट है, उसी को जो है आपके बुक में दिया हुआ है, द नेव फ्रेंड्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, बहुत विस्तार से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन, श्यामा एंड केशव। यह एक ऐसी स्टोरी है जिसमें दो बच्चे रहते हैं, यानी दो बच्चों की एक कहानी है। भाई बहन, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। श्यामा एंड केशव, केशव भाई है, श्यामा बहन है। इन दोनों की स्टोरी है द नेव फ्रेंड्स। शुरुआत हो जाती है कहानी की इन दोनों बच्चों से ही। दोनों भाई बहन हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, अपने घर में रहते हैं, लेकिन इनके घर के जो कॉर्निस है, कॉर्निस का मतलब होता है छज्जा, छज्जा के ऊपर एक चिड़िया जो है घोंसला दिए हुए हैं, चिड़िया का जोड़ा जो है घोंसला दिए हुए है ना। तो बच्चों की जब शुरुआत, ये स्टोरी की शुरुआत होती है दोनों भाई बहन से, श्यामा एंड केशव से। अब फिर क्या होता है कि उस घोंसले को जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के ख्याल में, दिमाग में आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। द प्लेजर ऑफ सीइंग टू बर्ड्स। देखो, यहाँ श्यामा एंड केशव इतना ज़्यादा प्लेजर लेते हैं, आनंद लेते हैं उन चिड़ियों से कि बहुत सारी चीज़ों को वो भूल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई हो, खाना पीना हो इत्यादि सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। जैसे दूध पीना हो, जलेबी खाना इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है वो बुक में आपके मेंशन है स्टोरी में। तो दूध पीना, जलेबी खाना इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो अपने रूटीन के वो भूल जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं उन जो चिड़ियाँ हैं, उन जो बर्ड्स हैं उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ना। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, द चिल्ड्रन आर वेरी एंग्शियस अबाउट द बर्ड्स। लेकिन उन बच्चों में एक चीज़ का एंग्शियस मतलब हमेशा चिंता बनी रहती है, दुविधा बनी रहती है कि आखिर हम लोग इन चिड़ियों का मदद कैसे करें। उनके लिए क्या करते हैं, वो घोंसला के ऊपर जो है छत बना देते हैं और पानी रख देते हैं, और वो दाना रख देते हैं, ग्रेन्स रख देते हैं। देखो, नादान का मतलब ये है कि बच्चे उस चीज़ को जानते नहीं हैं कि चिड़िया का जो अपना रहने का हिसाब है, रहने का जो सिस्टम है वो कैसे होता है। इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो पानी वगैरह सारा कुछ वहाँ रख देते हैं ताकि वो सोचते हैं कि चिड़िया यहाँ से उड़े नहीं, मेरे ही घर के जो छत है, कॉर्निस है, उसी पे वो बैठे रहे, बने रहे। तो इन चीज़ों को सोच करके वो ऐसा करते हैं। लेकिन बता दूं कि चिड़ियाँ जो होते हैं अपने सिस्टम से चलते हैं। वो अपने वो अनाज के लिए दूर जाते हैं, खाते पीते हैं, तरह तरह की चीज़ें। उसका घोंसला जो है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उसमें आप किसी तरह का कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उसे वो पसंद नहीं करते हैं, है ना। देखो फिर क्या करता है, डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। दे मैनेज टू रीच द कॉर्निस। इन दोनों भाई बहन में एक कॉमन सी बात यहाँ लग जाती है कि दोनों जो है घोंसले को देखना चाहते हैं, अंडे को देखना चाहते हैं। पहले तो ये भी जान लें कि इनके मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं, जैसे अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस कलर के हैं, कितने अंडे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सवाल जो है, तरह तरह के सवाल जो है इन लोग के मन में आते हैं। फिर क्या करते हैं, जब उन्होंने देखते हैं कि यहाँ सेकंड में जो हम थर्ड फोर्थ में जो डिस्कस किए कि उस कॉर्निस तक पहुँचने के लिए बहुत सारा प्रयास वो करते हैं। श्यामा चूँकि उसकी सिस्टर है, वो छोटी है, केशव बड़ा है, तो श्यामा को बार बार चीज़ों को लाने बोलते हैं। उस पर चढ़ चढ़ के वो छज्जे को देखते हैं और उसमें पाते हैं कि वो 3 अंडे हैं। देयर वर 3 eggs इन दैट नेस्ट। ठीक है, वहाँ पे 3 अंडे थे और श्यामा भी कोशिश करती है कि भैया मुझे भी दिखा दो, लेकिन केशव ऐसा है ना, वो उसे उलझा देता बातों में और उसे वो नहीं दिखाता है। तो इसमें बहुत सारे डिस्कशन होते हैं कि भैया कैसे अंडे की जो सुरक्षा में करनी है।
तो छत बना देते हैं, अंडे के नीचे कुशन लगा देते हैं वो कपड़े का, ताकि उन लोगों को लगता है कि अंडे जो है वो टहनी पे रखा हुआ है, लेकिन वो तो नेचुरल प्रोसेस है चिड़ियों का। लेकिन ये क्या करते हैं कि उस अंडे के नीचे जो है कुशन लगा देते हैं, कपड़े को लपेट करके लगा देते हैं। इन लोगों को लगता है कि अंडे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचे। फिर हम लोग देखते हैं, देखिए अब यहाँ बच्चों की गलती क्या होती है कि उसे सुरक्षा देने के क्रम में क्या करते हैं, बच्चे जो गलती कर देते हैं, और यानी चिड़ियों की जो सिस्टम है उसमें ये जा कर के खलल डाल देते हैं। मतलब कुशन लगा देते हैं, छत लगा देते हैं, पानी इत्यादि सब कुछ रख देते हैं, लेकिन चिड़ियों को ये पसंद नहीं है। चिड़ियों के अंडे को जो है, चिड़िया जो क्या करते हैं अपने अंडे को गिरा देते हैं। जो 3 अंडे थे वो तीनों गिर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये बात जो है माँ को पता चल जाती है, यानी केशव और श्यामा के माँ को पता चल जाती है। तो उसके सामने, अपनी माँ के सामने केशव और श्यामा जो है, केशव जो है वो पेल एंड ग्लूमी, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। माँ के पास वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है कि माँ को जैसी बातें पता चलती है तो माँ जो है उन दोनों बच्चों को समझाती है। क्या माँ मेंशन एवरीथिंग अबाउट द बर्ड्स एंड एग्स, कि चिड़ियों के बारे में माँ जो है उन बच्चों को बताते हैं, बर्ड्स के बारे में और उसके अंडे के बारे में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी चिड़िया के अंडे को छू देते हैं तो वो उसे सेती नहीं है, मतलब कि उसे नीचे कर देती, ख़राब कर देती है, उसे गिरा देती है। तो उसकी माँ बहुत बेहतरीन ढंग से श्यामा और केशव को समझाते हैं कि आपने जो है 3 जिंदगियां ले ली है, चूँकि तीनों अंडे को आपने छू दिया और वो बर्ड जो है अंडे को नीचे गिरा दे। तो इस तरह एक्टिविटी होती है, कहानी आगे बढ़ती है और श्यामा और केशव फाइनली सोचते हैं कि नहीं, माँ को प्रॉमिस करते हैं कि अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से कहानी जो आगे बढ़ती है और अंत भी हो जाती है। तो बड़ी रोचक कहानी है ये। इस कहानी में हम लोग जानते हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि जैसे कैसे हमें अपने जानवर और चिड़ियों के प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए, चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो नादान नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस स्टोरी का नाम नादान दोस्त यानी नेव फ्रेंड्स रखा गया है। तो जितने भी सारे सवाल हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है और स्टोरी को भी डिस्कस कर दिया। अब वीडियो को देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक और स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी। स्टोरी का नाम है द किंग जॉन एंड एबॉट ऑफ कैंटरबरी। आप देख पा रहे हैं किंग जॉन एंड एबॉट ऑफ कैंटरबरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है आपके कोर्स के हिसाब से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टोरी को, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे वीडियोस आपके हेल्पफुल हैं यहाँ चैनल पे। तो चलिए हम लोग झटपट शुरू करते हैं किंग जॉन एंड एबॉट ऑफ कैंटरबरी की स्टोरी। देखो एक्चुअली ये स्टोरी कहें उससे ज़्यादा हम लोग इस तरह से समझें कि एक तरह से नाटक है ये। यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, किंग जॉन, शेफर्ड एंड एबॉट। 3 कैरेक्टर है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे तीनों कैरेक्टर्स के बारे में। तीनों कैरेक्टर्स यहाँ पे आएंगे। शेफर्ड जो है वो गडेरिया होता है, भेड़ बकरी चराने वाले। किंग जॉन जो है वो इंग्लैंड का राजा है, किंग जॉन। और एबॉट जो है वो एक पादरी है जो रहते हैं पूजा स्थलों पे रहते हैं, पादरी है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। जो पहला सीन होता है, स्टार्ट होता है जॉन्स कोर्ट, यानी किंग जॉन का कोर्ट है, दरबार है लगा हुआ है, वहाँ पे ये शुरू होता है ना। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द किंग ऑफ इंग्लैंड जॉन। ये स्टोरी शुरू हो जाती किंग जॉन जो इंग्लैंड का राजा है, उससे उसी से ये कहानी शुरू होती है। डिस्कशन होती है कोर्ट में, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती है ना। फिर क्या होता है, एन ओल्ड एबॉट लिव्स इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी लिव्ड इन अ बे। देखो डिस्कशन होता है और उसी जो इंग्लैंड का राजा है उसी के क्षेत्र में जो कैंटरबरी सिटी है, कैंटरबरी टाउन है, वहाँ पे एक एबॉट रहता है। एबॉट कौन होता है? जो हेड ऑफ द मॉन्क रहता है, यानी साधुओं का जो हेड होता है, संतों का जो हेड होता है, उसे एबॉट कहा जाता है। वो भी उसी कैंटरबरी टाउन में रहते हैं और जिस जगह पे वो एबॉट रहता है उस जगह का नाम है अबे, ABBEY, अबे। एबॉट जो है कहाँ रहता है? अबे जो जगह है वहाँ पे रहता है, उस घर को अबे कहा जाता है, लेकिन वो रहता है कैंटरबरी टाउन में।
तो डिस्कशन होती है कि राजा जो है उस एबॉट के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ सुनता समझता है, लोग बताते हैं। किंग जॉन बिकम्स जेलस अबाउट एबॉट। देखो सारी चीज़ों को सुनने के बाद किंग जॉन जो है इंग्लैंड का राजा, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके अंदर जो हीन भावना आ जाती है एबॉट को लेकर के। और लोग क्या बताए जो राजा को जो है सो उसे हीन भावना आ गई। देखो जितने भी लोग थे, जितने भी स्कॉलर थे, जितने भी ज्ञानी थे, वो एबॉट के पास जाता था और उसके साथ बैठना उठना होता था और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है। यानी बहुत सारे जो स्कॉलर थे, वो जो ज्ञानी थे, वो एबॉट को बहुत ज्ञानी मानते थे और एबॉट जो है काफ़ी अच्छा सुंदर घर में रहा करते थे, है ना। उनका रहने का जो स्थान था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये बात जो है ना वो उस किंग जॉन को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी। उसे लग रहा था कि मैं इस देश का राजा हूँ और हमसे अच्छा कोई नहीं रह सकता है। इसी चीज़ को लेकर के उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जेलसी थी एबॉट को लेकर के। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो किंग जॉन ना एक स्टोरी रची कि ये हमसे अच्छा रह रहा है, लोग इसी की पूछ कर रहे हैं, तो एक क्यों ना स्टोरी रचा जाए और इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको कम कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मैं जो बरकरार रहूं किंग के रूप में, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में, है ना। वो क्या करता है, उस एबॉट को बुला देता है। किंग जॉन कॉल्स द एबॉट, उस राजा को उस एबॉट को बुलाता है एंड आस्क्स 3 क्वेश्चंस एंड सेज। उस एबॉट को जो है अपने दरबार में बुलवाया जाता है कि उस एबॉट को बुलाओ कि वो कैसे जुर्रत किया हमसे ज़्यादा अच्छा घर में रहने का। एबॉट को तो बुला लेता है दरबार में और उससे पूछता है 3 सवाल और कहता है कि यदि तीनों सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाओगे योर हेड विल बी कट, तुम्हारे हेड जो है, तुम्हारे सर जो है उसको काट लिया जाएगा और तुम्हारी सारी संपत्ति जो है वो मेरे हो जाएगी। ये एक्चुअली राजा के द्वारा पूरी तरह से सुसज्जित चाल थी कि उस एबॉट को जो है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमसे अच्छा रह रहा है, उसको जो है किसी तरह से नीचे करना है ना। देखो क्या कहता है, पहला सवाल कहता है हाउ लॉन्ग आई शैल लिव, कि मैं कितने दिनों तक जीवित रहूँगा, पहला सवाल कहता है। दूसरा सवाल कहता है हाउ सून आई शैल राइड राउंड द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया का चक्कर कब तक पूरा कर लूँगा, कितना जल्दी पूरा कर लूँगा। तीसरा कहता है व्हाट आई थिंक, तीसरा कहता है कि मैं क्या सोचता हूँ, यह सवाल का आंसर मुझे चाहिए। 3 सवाल कि मैं कितने दिनों तक जीवित रहूँगा, दूसरा कि मैं दुनिया का चक्कर कितने समय में कर लूँगा, और तीसरा कि मैं क्या सोचता है। ये तीनों सवाल का जवाब मुझे दो, यदि नहीं दे पाओ तो तुम्हारा हेड जो है वो चॉप हो जाएगा, कट कर लिया जाएगा। तो कोर्ट 1 की बात होती है, जॉन्स की कोर्ट में जो बात होती है इतनी होती है। उसके बाद जब इंग्लैंड से वापस लौटता है ये एबॉट, तो कंट्री साइड में यानी उसी क्षेत्र में, एरिया में जो एबॉट है उससे मिलता है एक शेफर्ड का मतलब होता है गडेरिया जो भेड़ बकरी चराता है। ये जो शेफर्ड है इसी एबॉट का शेफर्ड है। और शेफर्ड सोच रहा था कि राजा हमारे एबॉट जो है वो इंग्लैंड गए, कुछ अच्छी खबर लाए होंगे, लेकिन उस एबॉट ने सारी चीज़ें बताई शेफर्ड को कि इस तरह से बात वहाँ पे हुई है। तो शेफर्ड और एबॉट के बीच में यही डिस्कशन हुआ कि वहाँ इंग्लैंड में जो बातें हुई वो शेफर्ड को एबॉट ने बता दिया। तो सेकंड पार्ट में, सेकंड सीन में यही कुछ बातें होती है ना। अब देखो यहाँ पे शेफर्ड भी कहता है कि आपको चिंता घबराने करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आप ही के जैसा लगता हूँ, दिखता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल आप ही के जैसा हूँ, तो आपका काम मैं कर दूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कम से कम आपकी जगह पे अपनी जान तो दे सकता हूँ। ये शेफर्ड कहता है किसको, एबॉट को। तीसरा सीन है शेफर्ड प्रेजेंट्स हिमसेल्फ बिफोर द किंग जॉन एंड आंसर हिज क्वेश्चंस। देखो अब जो है ना शेफर्ड जो है वो एबॉट के ड्रेस में, उसके जो कपड़े हैं उसको पहन करके वो इंग्लैंड में चला जाता है और राजा के दरबार में पहुंच जाता है। और ये देख कर के राजा बहुत ठहाके से हंसता है कि याह तुम आ गए। राजा को इतना विश्वास था कि ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन जो बन के गया है, जो पहन के गया है, वो एबॉट नहीं है, वो शेफर्ड है। और शेफर्ड जो है वो एबॉट के कपड़ों में है ना। अब देखो क्या जवाब देता है वो हम लोग आगे देखते हैं ना। अब शेफर्ड जो है ना वो कोर्ट में जाकर के ये हो जाता है, कोर्ट में जाकर उपस्थित होता है और जवाब देना शुरू कर देता है 3 क्वेश्चन के। तो शेफर्ड है ये एक्चुअल में एबॉट के रूप में गया है,
एक्चुअली शेफर्ड ही है, लेकिन एबॉट के रूप में गया है, उसके सारे कपड़े पहन लिए हैं। पहला सवाल जो था उसका कि मैं कब तक जीवित रहूँगा, उसका आंसर देता है ये, यू शैल लिव अंटिल द डे यू डाई। जब तक मरोगे नहीं तब तक जीवित रहोगे। सिंपल से इसका आंसर दिया कि जब तक मर नहीं जाओगे तब तक आप जीवित रहोगे, मतलब आखिरी सांस जब तुम आखिरी सांस ले लोगे तब तक जीवित रहोगे। ये पहला का आंसर दिया। दूसरा का आंसर दिया था, क्वेश्चन था कि मैं कब तक दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर दिया है यू मस्ट राइज विद द सन, कि सूरज उदय के साथ तुमको उठना होगा, एंड यू मस्ट राइड विद द सन अंटिल इट राइजेज अगेन। मतलब सूरज उगने से लेकर के डूबने तक आपको लगातार चलना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड का जवाब देता है, थर्ड सवाल था कि मैं क्या सोचता हूँ, और थर्ड का ये आंसर देता है कि आप सोचना कि मैं एबॉट हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ राजा साहब, मैं एबॉट नहीं हूँ, मैं शेफर्ड हूँ। मैं सिर्फ एबॉट का शेफर्ड हूँ। मैं उसके भेष में अपने गाउन को जो है उतार देता है, उसके कपड़े उतार देते हैं और बताते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उसका शेफर्ड हूँ, है ना। तो इस तरह से आंसर दिया शेफर्ड ने। लेकिन अब जो किंग जॉन है वो गुस्साता नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी तारीफ़ करता है और उसे कहता है कि आप जो है वो आप कैंटरबरी का जो है एबॉट बन जाइए। लेकिन शेफर्ड का जवाब आता है कि नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं इस एबॉट जो है नहीं बन सकता हूँ, उसी का रहने दीजिए। लेकिन राजा ने ऑफ़र दिया कि हर एक सप्ताह में आपको 4 सिल्वर के पीसेस दूंगा, ताकि आप अपने जीवन यापन कर सकते हो जब तक आप जीवित रहोगे। तो स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट में। नई स्टोरी चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो हाय एवरीवन, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एक और ख़ास स्टोरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे जानना और समझना। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। ये बहुत ही रोचक है, इसे जानना सीखना समझना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और हर एक भारतीय को इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आपके अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ना। चलिए देखो, सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। सबसे पहले ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी दिया गया था, इसमें जो है सो हम लोग समझेंगे सियाचिन का मतलब। सबसे पहले मतलब ही बताया गया है। देखो, सियाचिन जो है 2 शब्दों को मिल करके बनाया है, सिया एंड चुन। ये दोनों जो है ना, ये बाल्टी लैंग्वेज है, ये बाल्टी लैंग्वेज में ये बताया गया है, ठीक है। सिया एंड चुन। देखो, सिया का मतलब होता है रोज़ फैमिली, जो रोज़ होते हैं गुलाब के फूल, उसके फैमिली। और चुन का मतलब होता है जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सियाचिन का मतलब हो गया द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, मतलब गुलाब के ऐसे प्रजाति जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे सियाचिन कहते हैं। यहाँ बाल्टी लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है ना। चलिए, अब इसका मतलब समझ के, सिया मीन्स हो गया रोज़ फैमिली, चुन मीन्स विच इज़ फाउंड इन एबंडेंस, जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गुलाब के फूल के फैमिली जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है वो सियाचिन कहलाता है बाल्टी लैंग्वेज के हिसाब से। अब देखते हैं सियाचिन जो है वो कहाँ है, ठीक है। सियाचिन कहाँ है? देखो, सियाचिन जो है ना, इसकी हाइट है 5753 मीटर, ठीक है। यदि फीट में कहे तो 18,875 फीट एबव सी लेवल, यानी समंदर के तल से इसकी ऊंचाई जो है इतना है, और फीट में इतना दिया है, यानी 8,875 फीट में और 5753 मीटर में। ये काराकोरम रेंज ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के जो काराकोरम रेंज है, हिमालय की जो काराकोरम रेंज है, वहाँ पे ये मौजूद हैं, वहाँ पे ये लोकेटेड है ना, क्या, सियाचिन, है ना। अब देखो, सियाचिन जस्ट एक तरह से बॉर्डर होता है LOC। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कब निर्धारित किया गया था? वो 1972 में निर्धारित किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो हम लोग LIC के नाम से जानते हैं, एक तरफ पाकिस्तान रूल करता है, दूसरी तरफ इंडिया रूल करता है। यानी अपने अपने क्षेत्र को दोनों देश जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना
चाहता है। तो LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जो 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइड हुआ था, समझौता हुआ था, उसके अनुसार से ये था, है ना। चलिए, आपने समझ लिया सियाचिन का मतलब, इसकी ऊंचाई समझ ली, कहाँ लोकेटेड है ये भी आपने समझ लिया, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं फ्रिक्वेंट फाइटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, सियाचिन के लिए लड़ाई जो है भारत और पाकिस्तान के लिए हमेशा से रही है, और लगातार फ्रिक्वेंट फाइटिंग यानी बार बार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाइयाँ होती रही हैं। कब कब? देखिए, 1984 से लेकर के 1999 तक भारत के बीच में और भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट फाइटिंग हुई है, लड़ाइयाँ हुई है ना। चलिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसी जगह पे एक और जो प्लेस है जो सोनम के नाम से जाना जाता है, SONAM, सोनम। सोनम क्या है? हाईएस्ट हेलीपैड, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचाई पर बनाया गया हेलीपैड है, जिसका नाम सोनम रखा गया है। इंडिया के क्षेत्र में ये बनाया गया है, इंडिया में, है ना। और इसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना है? समंदर की तल से 21,000 फीट ऊंचाई पे ये जो है हेलीपैड बनाया गया, और कहा जाता है कि सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर बनाया गया हेलीपैड यही है, कौन? सोनम, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मेघदूत ऑपरेशन जो है ये भारत के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि भारत जो है अपने क्षेत्र की रक्षा करे, अपने जो LOC के अपने वाले हिस्से जो है उसकी रक्षा करे, इसलिए भारत ने मेघदूत ऑपरेशन चलाया था। कब? 1984 में इंडिया ने चलाया था। आज इसके जस्ट एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चलाया था अपने क्षेत्र की रखवाली के लिए, जिसको हम लोग अबाबिल के नाम से जानते हैं। अबाबिल के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान ने शुरू किया था। और सोनम जो है वो इंडिया ने ये मेघदूत ऑपरेशन जो है ये इंडिया ने शुरू किया था 1984 में। चलिए, अब देखिए, जनरली लोग यही सोचते हैं कि भाई सियाचिन में जो है सैनिक आमने सामने होते हैं दुश्मनों के, इसलिए वो गोली बारूद में मारे जाते हैं। लेकिन उससे कहीं उलट है सियाचिन की कहानी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो सियाचिन के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, जिसमें बहुत सारे सैनिक जो है वो मर जाते हैं। सिर्फ वहाँ के वातावरण के कारण जो है वहाँ के सैनिक जो है मर जाते हैं। जो आमने सामने दुश्मनों की लड़ाई उसमें तो बहुत कम मरते हैं, लेकिन वहाँ जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसके चलते बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। हर एक सैनिक को सिर्फ 15 साल के लिए ही वहाँ पे सेवा में रखते हैं सियाचिन ग्लेशियर पे, सिर्फ 15 साल के लिए। चलिए, बहुत अच्छी रोचक जानकारी, इसको बिल्कुल एंड तक देखना इसको। अब देखो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब हो गया कि वहाँ जो हवाएं चलती है 150 नॉट्स चलती है, जिसका मतलब हो गया 300 किलोमीटर पर आवर, यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पे हवाएं चलती है। वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। सियाचिन का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है। और अभी तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -45 डिग्री सेल्सियस। सबसे लोवेस्ट -45 डिग्री सेल्सियस जो है जो टेम्परेचर वो रिकॉर्ड किया गया है सियाचिन ग्लेशियर पे, है ना। अब देखिए, एक और टर्म आता है यहाँ पे, WCF का मतलब होता है विंड चिल फैक्टर। ये विंड चिल फैक्टर के हैं या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के हैं, इसके चलते वहाँ पे हमारे सैनिक काफ़ी ज़्यादा की संख्या में डेथ हो जाती है उनकी, दुश्मनों से कम, लेकिन WCF के चलते से बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ WCF जो है वो घटते बढ़ते रहता है, यानी मौसम परिवर्तन बहुत ही अजीब रहता है वहाँ पे, है ना। क्योंकि देखिए, मौसम परिवर्तन की वजह से क्या होता है, चीज़ें जो है वो सॉलिड हो जाती है, बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है, एकदम जम जाता है ना। जैसे एग्स, अंडे जो हैं वो जम जाते हैं, ऑनियंस, प्याज जो है जम जाते हैं, टूथपेस्ट जो है ये जम जाते हैं, और भी खाने की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जम जाते हैं, जिस कारण से सैनिकों को खाने के साथ साथ अपने शरीर की रखवाली में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, समस्या होती है ना। चलिए, हम लोग देखते लेते हैं आगे। देखिए, सोल्जर जो है ना, जो भी सैनिक वहाँ पे जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर पे, वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वो लेते हैं वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे उसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की ही सेवा ली जाती है। देखिए, स्टोव दिया जाता है, स्टोव, रम, केरोसिन, ये 3 चीज़ें सोल्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टोव, जिसको जला करके वो बर्फ़ को पिघलाते हैं और उसी से अपना जो पानी वगैरह इत्यादि जो है वो यूज करने के लिए बनाते हैं।
साथ ही साथ रम जो है और केरोसिन 2 इम्पोर्टेंट लिक्विड्स हैं जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे कितना भी टेम्परेचर कम हो जाए वो पिघलता नहीं है। तो रम और केरोसिन जो है सभी सैनिकों को दी जाती है ताकि अपने शरीर को अच्छे ढंग से रख पाए। वहाँ रम से जो है बॉडी में एनर्जी मिलती है और केरोसिन जो है ऊर्जा का काम करता है। उसको जला करके लोग जो सैनिक हमारे हैं वो पानी को पीने लायक बनाते हैं या फिर उसे और भी कार्य करने के लायक बनाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस स्टोरी में लांस नायक हनुमंत थप्पा कोप्पड़ ये चर्चित क्यों है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए लांस नायक हनुमंत थप्पा कोप्पड़ जो है एक घटना हुई थी 3 फरवरी 2016 को एक घटना हुई थी जिसमें 10 सैनिक मारे गए थे। किसके वजह से? एवलांच की वजह से। एवलांच का मतलब होता है बर्फ़ का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ों का टूट करके गिरना। तो उस घटना में लांस नायक हनुमंत थप्पा कोप्पड़ जो है वो दब गए थे। कितना दबे थे भाई? देखो 35 फीट बर्फ़ में वो दब गए थे। 6 दिन तक वो रहे थे 35 फीट नीचे बर्फ़ में दब गए थे और वहाँ का टेम्परेचर था -45 डिग्री सेल्सियस। बाद में हनुमंत थप्पा कोप्पड़ की डेथ हो जाती है क्योंकि उनके मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं शरीर के अलग अलग पार्ट जो हैं वो फेल हो गए थे, वो काम करना बंद कर दिया था। जाहिर सी बात है 6 दिन तक कोई 35 फीट नीचे -45 डिग्री टेम्परेचर में रहे तो ऑर्गन्स जो फेल होना लाजमी है। और बताया जाता है कि अभी तक भारत के 870 से भी ज़्यादा सैनिक जो है वो उनकी डेथ हो जाती है WCF के चलते, यानी विल्ड चिल फैक्टर कहें या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कहें, इसके चलते जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपके लिए जानना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम लोग वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इस स्टोरी को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे हर एक पॉइंट को लेकर के, है ना। तो लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, इसका मतलब सीधा हो गया कि गूगल के एज में हम लोग जैसे जीते हैं उसके तौर तरीके क्या है इत्यादि, उसकी क्या गतिविधियां हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपके अंग्रेजी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। देखो बच्चों, लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, मैंने आपको बताया कि गूगल के एज में जीना, उसके तौर तरीके क्या हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है एक डिस्कशन से। देखिए स्टोरी स्टार्ट्स विद द पुअर ग्रेट कार्ड ऑफ रूपेश। रूपेश एक लड़का है और उसके फादर का नाम रमेश है। ध्यान रहे, आगे हम लोग कई बार इसको डिस्कस करेंगे। रूपेश एक लड़का है और उसके फादर का नाम रमेश है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है शुरुआत में ही, रूपेश जो है अपने स्कूल से ग्रेड कार्ड लाता है, जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है उसको लेकर के आता है। लेकिन उसके फादर रमेश ने जैसे ही गेट खोलता है तो देखते हैं कि रूपेश का चेहरा जो है झुका हुआ है और उसके ग्रेड को देखते हैं तो रमेश जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाता है, मतलब कि उसे काफ़ी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जो ग्रेड कार्ड था वो काफ़ी पुअर था। पुअर ग्रेड कार्ड लेकर के रूपेश आया था, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि रमेश जो है ना अपने बच्चे को रूपेश को काफ़ी चीज़ें सुना देते हैं, कह देते हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, टीवी का इस्तेमाल करते हो, म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हो और डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैजेट्स का यूज करते हो जो तुम्हारे रिजल्ट को जो है अच्छा नहीं किया है, उसको पुअर ग्रेड दिया है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो। तो डिस्कशन यहीं से शुरू हो जाती है कि लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, यानी गैजेट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं कैसे और उसके तौर तरीके क्या हैं, उसको प्रयोग करने के क्या तरीके हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर। जैसे रमेश ने अपने बेटे रूपेश को ब्लेम कर दिया कि इन चीज़ों की वजह से तुम्हारा रिजल्ट जो है गड़बड़ हुआ है। अब देखो रूपेश उसका जवाब देते हैं। क्या जवाब देता है रूपेश? अब देखो बहुत अच्छा जवाब रूपेश भी देता है यहाँ, कि रूपेश कहता है कि फ़ोन, टीवी, मैसेज, ई बुक, एजुकेशन मटेरियल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिपिंग आर हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग। देखो रूपेश जवाब देता है कि नहीं पापा,
आप जो बोल रहे हैं पूरी तरह से सत्य नहीं है। देखिए, स्मार्टफोन, टीवी, मैसेजिंग, ई बुक, एजुकेशन मटेरियल जो हैं सभी हमें गूगल से मिलते हैं। हम लोग गैजेट से सीखते समझते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर होता है, हम लोग उसको देखते समझते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रुचि मिलती है। जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रुचि आपको मिल रही है ना। स्मार्टफोन में देख रहे हैं वीडियो को यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, तो इस तरीके से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाता है। जैसे अभी आप स्टडी मटेरियल्स यहाँ से ले रहे हैं, तो रुपेश का जवाब ये होता अपने फादर को, जो उसके फादर का नाम रमेश है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। जैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में ये पूरी स्टोरी जो है छप जाएगी, लाइक दैट, वो हो गया लॉन्ग लास्टिंग, मतलब हमेशा आपके दिमाग में वो बना रहेगा। फिर देखो रमेश क्या बोलते हैं, यानी उसके फादर जो है इन बातों को सुन करके फिर क्या बोलते हैं। देखो, रमेश कहते हैं कि चैटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, पोकिंग एंड मैसेजिंग स्पॉइल द हेल्थ ऑफ यंग चिल्ड्रन। देखो, उसके फादर अभी भी एग्री नहीं होते हैं। उसके फादर अभी भी कहते हैं कि देखो बच्चे, इन सब चीज़ों की वजह से तुम लोगों की लाइफ जो है वो बर्बाद हो रही है। वो कहता है कि देखो, चैटिंग जो करते हो, मैसेजिंग जो करते हो, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग जो करते हो, ये क्या कर रहा है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, युवा भविष्य हैं, यंग बच्चे हैं, उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो रही है, उसकी ज़िंदगी को ये बर्बाद कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पे दोनों बाप बेटे में, यानी रमेश और रूपेश में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है कि ये गैजेट्स हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो कितना हद तक सही है। इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन दोनों बाप बेटे में होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं ना और क्या बात होती है। देखो, जब रमेश ने, उसके फादर ने कहा कि जब डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, पोकिंग ये सब काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल कर रहा यंग चिल्ड्रन के, उसके भविष्य को बर्बाद कर रहा है, तो रुपेश भी जवाब देता है। रुपेश का आंसर रहता है, चैनल्स आर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव बट नो एक्स्ट्रा यूज़। देखिए, रुपेश जवाब देता है कि चैनल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है और काफ़ी ज़्यादा एजुकेटिव होता है। जैसे इस चैनल के माध्यम से आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा शिक्षा यहाँ से आपको मिल रही है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो टॉपिक हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे वीडियोस हैं, आप देखिए, यानी वो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ रुपेश यहाँ कहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसका यूज़ करिए। जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, और भी चैनल पे वीडियो हैं, इसको देख रहे हैं, देखेंगे आप, तो उन चीज़ों का यूज़ करिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए शिक्षाप्रद हो। लेकिन उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, आपके लिए कुछ सीखने वाली बात नहीं करता हो। तो एक्स्ट्रा यूज़ जो है, गैजेट का एक्स्ट्रा यूज़ करिएगा तो वो आपके लिए ख़राब होगा, वो आपका हेल्थ को, आपके मेंटल को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जहाँ मिलती हैं उसे देखिए, समझिए, उससे शिक्षा लीजिए। तो रुपेश का भी जवाब बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है रमेश को। अब देखिए रमेश, उसके फादर क्या बोलते हैं, नो फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी डन। अब रुपेश को जवाब फिर से सवाल करते हैं, देखो भाई, अब तुम क्या कर रहे हो कि हमेशा गैजेट पे बैठे रहते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, यानी कसरत, एक्सरसाइज इत्यादि नहीं करते हो, हमेशा फ़ोन पे, टीवी पे इत्यादि जो है बैठे रहते हो, कोई आउटडोर गेम खेलने नहीं जाते, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सब चीज़ों को नहीं खेलते हो, चुपचाप घर में रहते हो, तो तुम्हारे हेल्थ पे, तुम्हारी शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा ये असर करता है। अब देखो फिर क्या होता है, रमेश ने ये सवाल किया और रुपेश देखो क्या कहता है। रुपेश कहता है, प्लेइंग गेम फॉर फिजिकल फिटनेस एंड वीडियो गेम फॉर मेंटल। देखो, रुपेश का यहाँ कहने का मतलब है कि हम जब स्कूल जाते हैं, या मैं जब स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल में जो है जो गेम होते हैं वो हम लोग खेलते हैं फिज़िकल फिटनेस के लिए, और वीडियो गेम खेलते हैं हम लोग मेंटल फिटनेस के लिए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही हैं कि हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, इत्यादि खेलते हैं जो हमारे बॉडी को फिट रखता है, और वीडियो गेम भी खेलते हैं जो हमारे मेंटल को भी फिट रखता है। रुपेश का भी जवाब अच्छा जाता है यहाँ पे। अब फिर रुपेश कहता है, रुपेश ये भी कहता है कि नीड नॉट रिमेंबर कॉन्टैक्ट एंड एनिवर्सरीज व्हेन यूज़ फेसबुक, ट्विटर, रेलवे टिकट्स एंड डेस्टिनेशन टू गेट। देखो, रुपेश यहाँ कहता है कि देखो पापा, इसका यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा देखो क्या है। अब किसी का कॉन्टैक्ट जो है
आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अब बच्चों आप बताओ कि आपके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट क्या आपको याद है? नहीं याद है। आपके गैजेट में वो सेव है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है उसको याद करने की। और किसी की एनिवर्सरी भी आपको याद नहीं है। कुछ एक खास लोगों की एनिवर्सरी आपको याद होगी, बाकी सारी चीज़ें जो है आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे इत्यादि पे मिल जाती है। जब आप इन चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है वो जानकारी यहाँ पे मिल जाती हैं, अब अपडेटेड रहते हैं। ठीक है। और भी यहाँ आगे इसमें बताया गया है कि क्राइम रिलेटेड वीडियोज भी ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, उसे देखते हैं तो उससे हम अलर्ट हो जाते हैं कि इस तरह की गतिविधि जो है सोसाइटी में या कंट्री में होती है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है ना। फिर देखो क्या होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काउज हेडेक, आई प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन। यहाँ ये भी बात पे डिस्कस होती है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स, यानी किसी भी गैजेट का ज़्यादा यूज़ करना वो आँखों के लिए दिक्कत होती है, हाइपरटेंशन होता है, हेडेक होता है, तो एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। रमेश एग्रीज एंड कांग्रेट्स फॉर ग्रेट कार्ड एंड हक्स। अब जो है कुछ दिन बाद अब फिर से रिजल्ट आता है रुपेश का। उसके बाद जब रमेश उसके फादर गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि रुपेश का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इस तरह से जो है उसे हक करते हैं। और रमेश जो है वो एग्री कर जाते हैं अपने जो बेटे हैं उसकी बातों को कि गैजेट किस तरह से जो है हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से हम भी आपको कहेंगे कि आप ज़्यादातर एक्सेसिव यूज़ नहीं करिएगा, जितना फ़ायदा हो उतना ही फ़ायदा लीजिएगा, है ना। जहाँ से नॉलेज मिल रही है उसको यूज़ करिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस चैनल पे आप देख रहे हैं, बने रहिए, देखते रहिए। नए वीडियो के लिए वेट करिए। बाय बाय। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक और चैप्टर बताना जा रहा हूँ, द फ्लाइंग मशीन। द फ्लाइंग मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है। इसको समझ लेना, जान लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। इसके पहले बता दूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी नए वीडियोज़ की। तो चलिए बिना समय के वाया हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फ्लाइंग मशीन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टोरी को ना पॉइंट वाइज हम लोग डील करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, पहला पॉइंट जो हमने तैयार किया है वो है, स्टोरी स्टार्ट्स विथ द एम्परर युआन एंड सर्वेंट इन 400 AD। देखिए, स्टोरी की शुरुआत होती है जो चाइना के एम्परर थे, एम्परर युआन। अब देख पा रहे हो, एम्परर युआन जो है ये, और सर्वेंट इसका जो नौकर है एम्परर युआन, इससे जो स्टोरी शुरू होती है। ये घटना है 400 AD की। AD और BC आपको ज्ञात होगा। 400 AD की ये घटना है। एम्परर युआन और उसके सर्वेंट के बीच बातचीत से ये कहानी जो है शुरुआत होती है। जो एम्परर है, एम्परर का मतलब राजा होता है, किंग। वो चाय की चुस्की ले रहा होता है, तभी उसके सर्वेंट जो है दौड़े दौड़े आते हैं उसके पास और बोलता है कि मैंने एक मिराकल चीज़ देखी। मिराकल का मतलब हो गया कोई अद्भुत चीज़, है ना। तो सर्वेंट ने कौन सी मिराकल चीज़ देखी, वो जो है राजा को बताता है। देखिए, यहाँ हमने डिस्कस किया है, द सर्वेंट सीज अ मिराकल थिंग, मैन फ्लाइंग इन द स्काई टेल्स द किंग। देखिए, उस सर्वेंट ने, उस नौकर ने जो मिराकल चीज़ देखी थी वो थी एक आदमी जो है आसमान में उड़ रहे थे। उसने देखा कि एक आदमी जो है आसमान में उड़ रहा था, और उसकी जो है सारी बात जो उसने देखा वो अपने राजा को बताया। अपने राजा को बताया कि कैसे एक आदमी जो है बांस के एक बने हुए जिसमें टेंट लगे हुए थे, और उसके सहारे जो है एक आदमी आसमान में उड़ रहा था। चाय की चुस्की लेते हुए राजा साहब ने इस बात पे बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया, और उसे कहा कि कौन सी मिराकल की बात कर रहे हो, सुबह सुबह जो इतनी अच्छे मनोरम दृश्य है, चाय की चुस्की ले रहा हूँ, ये मिराकल की है। तो नौकर बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक आदमी जो है आसमान में बैम्बू रीड के साथ उड़ रहा है। ये बात जो है राजा साहब को बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। फिर देखें, द एम्परर ऑर्डर्स द फ्लायर टू कम डाउन। इसके पहले क्या होता है कि राजा साहब को जब विश्वास नहीं हुआ तो राजा साहब उस सर्वेंट के साथ चले गए, चाइना का जो दीवार था वहाँ पे चले गए देखने के लिए कि क्या सही में एक आदमी आसमान में उड़ रहा है।
और आदमी कैसे आसमान में उड़ सकता है। तो वहाँ जा कर के उसने देखा तो उसे सच्चाई नज़र आई कि उसने देखा कि एक आदमी जो है बांस के सहारे उसमें पेपर लपेटा हुआ था और उसके सहारे जो है आसमान में उड़ रहा था। तो फिर क्या होता कि अपने सर्वेंट से, अपने नौकर को ऑर्डर दिया कि उस आदमी को बोलो, फ्लायर को, जो उड़ रहा था उसको फ्लायर बोलेंगे, फ्लायर को बोलो कि वो नीचे आ जाए और वो हमसे बात करें। तो राजा की बात जो है फ्लायर तक पहुंचाई गई। तो फ्लायर क्या हुआ, राजा की बात मानते हुए नीचे आ गया राजा की बात को सुनने के लिए। शॉक्स टू सी द इन्वेंशन ऑफ द फ्लायर। अब देखो, राजा ने उसे अचंभा तब हुआ कि उस आदमी का जो इन्वेंशन था, इन्वेंशन का मतलब जिसके सहारे वो उड़ रहा था, पेपर का वो बना हुआ था, उसमें बांस के रेट लगे हुए थे, उसके सहारे वो उड़ रहा था। ये जो इन्वेंशन देख करके राजा काफ़ी अचंभित हो गया, एम्परर काफ़ी अचंभित हो गया। युआन वो इसलिए हुआ क्योंकि राजा ने भी एक इन्वेंशन किया था, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि उसने उसके इन्वेंशन को देख करके, फ्लायर के इन्वेंशन को देख करके काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो गया। और द किंग ऑर्डर्स द एक्सक्यूशनर, ही रिएक्ट्स। तो एक्सक्यूशनर को बुलाया कि इस आदमी को पकड़ो और इस आदमी जो इन्वेंशन किया है इसको, दोनों को पकड़ो और दोनों को जला दो। और राजा ने वैसे ही किया, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजा ने कैसे इन्वेंशन को और फ्लायर को दोनों को जला दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए वो अपनी इन्वेंशन का तुलना कर रहे थे उस फ्लायर के इन्वेंशन से, और फ्लायर का इन्वेंशन बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही बढ़िया था। द किंग सोज हिज इन्वेंशन लुक्स एवरीथिंग लाइव मेड ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स। तो उधर तो एक्सक्यूशनर ने उस फ्लायर को और उसके मशीन को जो है जब्त कर लिया और उसे मारने का प्रयास किया जा रहा था। इधर राजा ने भी एक इन्वेंशन किया था, एक ऐसा वातावरण बनाया था जो कि चाबी ऑन करने के बाद वो सारी गतिविधियाँ शुरू हो जाती थी, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, पक्षियों को उड़ना, पेड़ पौधे, हरियाली, जानवर इत्यादि सभी, झरने, सभी चीज़ें वहाँ पे ऑन हो जाती थी। एक मशीन, कैसा मशीन बनाया था, जैसे खिलौने होते हैं उस तरह के मशीन जो चाबी से ऑन होते हैं। तो राजा ने अपनी इन्वेंशन का तुलना जो है उस फ्लायर के इन्वेंशन से किया, और फ्लायर का इन्वेंशन बहुत ही ज़बरदस्त था। चलिए, और राजा ने जो बनाया था इन्वेंशन वो मेटल और ज्वेल का बना हुआ था। मेटल का यानी धातु का था, उसमें ज्वेल्स जो है हीरे जवाहरात इत्यादि जड़े हुए थे। फिर क्या होता है कि द एम्परर कंपेयर्स हिज इन्वेंशन विद द इन्वेंशन ऑफ फ्लायर। मैंने पहले ही बताया कि राजा साहब ने अपने इन्वेंशन को उस फ्लायर के इन्वेंशन के साथ तुलना किया, है ना। उसके बाद जो है उसको लगा कि उस फ्लायर का जो इन्वेंशन है वो राजा साहब के इन्वेंशन से ज़्यादा अच्छा है। इसलिए क्या किया, अपने आदमियों से ऑर्डर किया कि आप जो है सो इसके इन्वेंशन को ख़त्म कर दीजिए, इसको जला दीजिए। फिर क्या होता है, द इन्वेंशन एंड द फ्लायर किल्ड एंड बर्न द एसेस एंड बरी। फिर राजा साहब ने क्या किया, जो फ्लायर थे उसको, उसके इन्वेंशन को, यानी जो उसने बनाया था उसको जला दिया, उसे राख में बदल दिया, और क्या किया, उसे गाड़ भी दिया। क्योंकि राजा को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी उसके इन्वेंशन को लेकर के, जो राजा के इन्वेंशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। द एम्परर टर्न्स ऑन द मशीन एंड सीज द ब्यूटी ऑफ हिज ऑन इन्वेंशन। और राजा साहब ने जब उसके इन्वेंशन को ख़त्म कर दिया तो अपने इन्वेंशन को ऑन करने के लिए वो क्या करते हैं, चाबी को, अपने गले से चाबी को निकालते हैं और उसे जब ऑन कर देते हैं तो वो एक्टिविटी करने लगता है, यानी वो मशीन जो है चलने लगता है। चिड़ियाँ उड़ने लगते हैं, बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं, झरने चलने लगते हैं, पेड़ पौधे सब अलाइव, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सब सच में है और ज़िंदा है। तो स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन इस स्टोरी में हमें सीख मिलती है कि कैसे राजा साहब ने अपने इन्वेंशन की तुलना उस फ्लायर के इन्वेंशन से किया, और उस फ्लायर का इन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बनस्पत राजा साहब के इन्वेंशन के। तो ये चीज़ राजा को नहीं खल रही थी, इस कारण से उस फ्लायर को और उसके इन्वेंशन को जला दिया और उसे राख बना करके उसे गाड़ भी दिया। अब एक सवाल इसमें भी होगा, क्या आप एम्परर होते, राजा होते तो आप क्या करते? उसे क्या करते, या तो उसे जला देते कि क्या करते? ये सवाल सोचने वाली बात है, बहुत अच्छी सवाल है। तो राजा साहब यदि आप होते तो उसे, यदि मैं होता
तो कोशिश करता कि उसे कुछ अवार्ड दिया जाए, कुछ प्रोत्साहन किया जाए। लेकिन इस राजा का एक सनकी दिमाग था जो उस फ्लायर को उसके इन्वेंशन के साथ जला दिया, उसे राख बना दिया और उसे गाड़ दिया अपने इन्वेंशन को दिखाने के लिए। तो स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।